नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मेरे दोस्तों, आपका इतना प्यार मिलता है, आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को आप देखते हैं, वॉच करते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। इसी कारणवश मुझे गांव जाना पड़ रहा है, इस वजह से ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। बट आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर का टाइम है, बहुत जरूरी है। मैं भी समझता हूँ कि आपके पेपर का टाइम, आपका टाइम लॉस, इसलिए जो क्लास मुझे ठीक है आज लेनी चाहिए वो आपको मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एंजॉय करिए, इसको पूरा देखिए। मैंने उतनी ही शिद्दत से इसको क्लास को पढ़ाया हुआ है जितनी शिद्दत से मैं लाइव लेता, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, और जितनी भी चीजें मैं समझता हूँ, भाई मैं जानता हूँ कि आपके कमेंट मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मेरे दोस्त मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपका कोई डाउट ना बचे। देखिए, टीचर वही अच्छा होता है जो बच्चे के मन की बात भाग जाता है, उसका किस क्वेश्चन में डाउट आ सकता है या किस लैंग्वेज में उसका डाउट आ सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कोई डाउट ना आए, आपका कोई ठीक है डाउट वाला कमेंट ना रह जाए बस। और आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आज ये पहला सवाल है, ये हमारा महासंग्राम, यूपी टेट महासंग्राम का ये तीसरा क्लास है, ठीक है, जो आपको आज मिल रहा है। कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य, अरे ये कितना, एक संतरे का मूल्य कितना है मेरे भाई? एक संतरे का जो मूल्य है वो है 5.5 रुपए। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए है, और 1 किग्रा सेब का मूल्य कितना है? 80 रुपए है। तो कह रहा है कि तो 1.5 दर्जन संतरे, जरा बताइए 1.5 दर्जन संतरे में कितने संतरे होते हैं? 12 6 18। यानी कि मेरे भाई एक संतरे का अगर क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य अगर 5.5 रुपए है, आपसे सवाल में कह रहा है फिर 18 संतरे, यानी कि 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन यही तो हुए, यानी कि 5.5 गुणे में 18 का गुणा कर दूं तो 18 संतरों का मूल्य मुझे मिल जाएगा। तो 0 18 25 90 के 0 18 25 90, 90 और 9 99, यानी कि मेरे भाई 99 रुपए जो निकल गया वो मेरा क्या निकल गया? 18 संतरों का मूल्य निकल गया। अब आइए और क्या कह रहा है? कह रहा है 3/4 किग्रा। मेरे भाई 1 केजी दाम कितना है? ये रहा है केजी दाम। 1 केजी का दाम, 1 केजी सेब का दाम 80 रुपए है। फिर मैं कहूं कि 3 बटा, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 केजी, 3/4 केजी। मेरे भाई मैंने कुछ और नहीं किया है, मैंने इधर 3/4 का गुणा कर दिया है। जब इधर मैंने 3/4 का गुणा किया है तो यही 3/4 उठा के मैं उधर भी गुणा करूंगा, यानी कि 80 में आपको कुछ और नहीं करना, बस 3/4 का आपको गुणा कर देना है। तो 4 से कटा, यहाँ पे हुआ 4 दूना 8 20, मेरे भाई ये हो गया 60 रुपए। यानी कि 3/4 केजी सेब का मूल्य जो होगा वो 60 रुपए। और मतलब 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो गया भाई? 99 रुपया। तो मेरे भाई दोनों को जोड़ देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना, यानी कि वो हो गया मेरे पास 60, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, क्या हो गया मेरे भाई? यानी कि जो मेरा आंसर आया वो कुल मिला के 159, ये मेरा आंसर है 159। बच्चे ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, 159 है ना कि 139 है, तो यहां आप बना लीजिएगा 139, ठीक है। मात्र ये कुछ और नहीं, ऑप्शन की समस्या है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने है। बिल्कुल कोई भी डाउट बचेगा नहीं आपका, मैं सारे डाउट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करके जाऊंगा। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप, आप ये बात जानते हैं कि एक वर्ग है तो वर्ग होता है ऐसे, ठीक है, और सारे भुजाओं की जो लंबाई होती है वो ए होती है। अब मैं कहूं परिमाप बताइए, यानी कि बाहरी माप, तो बाहरी माप होता है 4a। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4a, और 4a क्या है मेरे भाई? 4a आपका परिमाप। सवाल में कह रहा है कि परिमाप आपका 44 है, तो यहां से जो a की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 11। कितनी आती है? 11 आती है। यानी कि वर्ग की जो भुजा थी वो प्रत्येक भुजा 11 11 है। आगे सवाल ये कह रहा है वर्ग के परिमाप के बराबर है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2l प्लस b। कहता है ये बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप मैंने बताया था आपको कि 44 है। अब यहां से l प्लस b की जो वैल्यू आ जाएगी, ये दो ऐसे काट देगा, यानी कि 22। अब देखिए, अब आइए, कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई
वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा है 11, तो आयत की जो लंबाई होगी वो 5 अधिक हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगी 16। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरा लंबाई 16 हो गया तो मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि 22 निकल जाए, यानी बी की वैल्यू में क्या रख दूं कि 22 हो जाए। तो आप ये बात जानते हैं, बी की वैल्यू में क्या रख दूं, 6 रख दूं, हो गया 22। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल। तो आप ये बात जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होता है 121, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 छक्के 96। अब मेरे दोस्त आप ये बात जानते हैं, 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 217। यानी कि दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो कितना होगा, 217। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी नजर के सामने, जरा एक बार ध्यान से सवाल को पढ़िए, बहुत जरूरी होता है ध्यान से सवाल को पढ़ना। ठीक है, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि जब आप सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो वो चीज समझ में जल्दी आती है, और कैसे उठा के कहां से उठा के सवाल सॉल्व करना है वो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। तो चलिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से प्रातः, अब प्रातः का मतलब होता है एएम, और एएम में कोई भी रेलवे की जो घड़ी होती है वो क्या बजाती है, 6:14 ही बजाती है। ठीक है जी, चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो मेरे भाई ये कितना दूरी, मतलब कितना समय इसने चल लिया, 13 घंटे 48 मिनट। बस कुछ नहीं करना, ये 13 घंटे 48 मिनट जोड़ दो तो 6 3 9 यानी कि 19 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 8 4 12 के 2। ठीक है जी, और 5 और 1 6। ठीक है भाई, तो आप जानते हैं कि 60 जैसे हुआ ये घंटा में चेंज हो गया, यानी कि 20 घंटा। ठीक है, 20:02, और 20:02 को हम क्या कहते हैं, अरे भाई 20:02 का मतलब है रेलवे की घड़ी, और रेलवे की घड़ी आप सबने देखी है कि वो 24 बजाती है। मेरे भाई 20 बजने का मतलब है कि आपको 8:02 हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल, कह रहा है सौर्य के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब क्या, 12 3 36, इतने चॉकलेट है मेरे भाई सौर्य के पास। कह रहा उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। 1/3 भाग का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, यानी कि 12 चॉकलेट। 1/3 का मतलब 12 चॉकलेट। नेक्स्ट में कह रहा है 1/6 भाग रेहान को दे दिया, इसी का 1/6 भाग, और 36 का जब 1/6 भाग करेंगे तो आप ये बात जानते हैं, यहां से काटेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 6। ये अपने पड़ोसी को दे रहा है, ये रेहान को दे रहा है, और कह रहा है कि 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब इसी 36 का 1/4 भाग कह रहा है, तो 1/4 भाग का मतलब क्या बताइए, तो 4 9 36, यानी कि 9 चॉकलेट क्या किया, अपनी बहन को दे दिया उसने। कह रहा है अब सौर्य के पास कितनी चॉकलेट बची है, पहले ये देखो उसने चॉकलेट बांट कितनी दी। देखो जरा, आप ये बात जानते हैं कि 3 दर्जन उसके पास चॉकलेट थी, 1 दर्जन तो ये ले उड़ा, आधा दर्जन इसमें बचा है, 3 इसमें बचा है, यानी कि 6 और 3 9। मेरे भाई जो उसके पास चॉकलेट बची सौर्य के पास, वो कितनी बची, 9 चॉकलेट। क्यों, क्योंकि 6 यहां से बचा और 3 यहां से, समझ रहे हैं, और 3 ही दर्जन तो चॉकलेट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सवाल बहुत प्यारा है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो मेरे भाई 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और इसके बाद जब हम जाते हैं 10 पे, तो मेरे भाई ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, समझ रहे हैं। अब 2 अंक की इससे छोटी संख्या नहीं होती है, और 1 अंक की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। मैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो मेरे भाई होता है 99, और इसके बाद क्या आता है मेरे भाई, इसके बाद आता है 100। तो 100 क्या हो गया, 1 2 3 डिजिट हो गया, और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर आगे आता है मेरे भाई, अगर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो 999, इसके बाद जो आता है वो आता है 1000। ठीक है जी, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। समझ रहे हैं, सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप ये बात जानते हैं, 4 बार 9 लिख दीजिए बस। और कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मेरे भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये रही। अब कह रहा है इन्हीं को जोड़ दो, तो 9 9 9 1 10 के 0। ठीक है, देखिए ये बहुत प्यार से आप इसको आंसर मार सकते हैं, समझ में आ रही ना बातें। चलिए
नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सीधे सीधे कह रहा है कि ये बताइए किसके बराबर है। समझ रहे हैं? तो आसान ये है मेरे भाई, इसको सॉल्व करने से अच्छा आप इस ऑप्शनों को सॉल्व कर लो। समझ रहे हैं? इसको सॉल्व करने से अच्छा ऑप्शनों को सॉल्व कर लो। कैसे, आइए बताते हैं कैसे। देखिए दोस्त, अभी बात जाते हैं 5 और 9 हो गया, ये 500 हो गया, तो 500 और प्लस 9 तो हो जाएगा 509। ये देखिए 500 और ये हो गया 5 की 20, तो यहां हो गया 520। फिर यहां देखिए ये 5000 हो गया, 500 नहीं हुआ, ये 5000 हो गया, तो 5000 और प्लस मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 5 की 20 यानी कि 2000, तो 5 और 2 मेरे भाई हो गया 7000। अब ये तो मेरा कतई ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो 5000 और प्लस 5 की 20 यानी कि 200, तो यहां जो आंसर हो गया 5200। अब मैं कंपैरिजन बड़े आराम से कर सकता हूं। मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, 509, 520, 7000 और 5200। अब सॉल्व करिए मेरे भाई इसको। देखिए इसके भी सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या वो तरीका है, आइए बताते हैं। 104 मतलब पहले आप 100 लिख दो, फिर इसको 4, इसको 2 भाग में तोड़ दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 50 कर दो, बहुत ही आसान है। 50 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो आएगा ये 5000 प्लस 5 के 20 यानी कि आएगा 200। तो मेरे भाई जो आंसर मुझे मिला वो क्या मिला, 5200। तो देखो ये आपका ऑप्शन है 5000 और प्लस 200, इसका मतलब 5200। ठीक है, तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। ये तो बहुत इजी सवाल है। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्थानीय मान, ठीक है, और एक होता है अंकीय मान। समझ रहे हैं? स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर यही संख्या ले लूं, उठा लूं, यानी कि 70560, मैं कहूं 5 का स्थानीय मान क्या है, तो जरा बताइए किस स्थान पे है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है, यानी कि इसका जो स्थानीय मान है वो 500 है, स्थान का जो मान है वो 5 है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर इन सभी नंबरों को मैं अलग अलग, यानी कि डिजिट को मैं अलग अलग कर दूं, तो बताइए इसका जो फेस वैल्यू है, जो इसका अंकीय मान है, वो तो वही ओरिजिनल वैल्यू होती है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे भाई 7 का जो अंकीय मान है, यानी कि फेस वैल्यू क्या है, तो 7 का अंकीय मान 7 ही है, लेकिन स्थानीय मान क्या है, 70000 है। समझ रहे बात को? मैं कहूं 0 का अंकीय मान 0 ही है और स्थानीय मान तो 0 ही है, कोई समस्या नहीं। 6 का अंकीय मान तो 6 ही है, लेकिन स्थानीय मान क्या है मेरे भाई, 60 है। क्या आप स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर समझ पाए? बहुत पूछता है, स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर पूछता है। ठीक है, कह रहा है कि 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए जी, 5 का स्थानीय मान मैंने अभी यहां पे लिख रखा है कि 500, और 6 का स्थानीय मान मेरे भाई 60। 6 पंजे हो गया 30 और 3 0 अलग से लगा दो, तो कुल मिला के आंसर हो गया 30,000। ठीक है जी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपकी नजर के सामने है। कह रहा है कि 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में अंतर, दोनों का शेषफल ही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से, आप जिस बच्चे को एकदम नहीं आता वो ऐसे कर ले। ठीक है, 3488 एकदम नहीं आता तो 12 से। देखिए मैं बच्चा होता तो मैं क्या करता, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, कुछ नहीं मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या करते, ऐसे ही सीधे 12 से काटते चले जाते, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं। आप ये समझते हैं ना, कभी कभी ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कभी कभी सिंपल मेथड आपका वो बहुत छोटा होता है और ट्रिक जो होती है वो बहुत महंगी पड़ जाती है आपको। तो 12 से सीधे काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी कि बच गया 10। ठीक है जी, 108 हुआ। अब 12 9 108, 12 9 108, लेकिन 8 मेरा बच गया शेषफल, 8 मेरा क्या बच गया, शेषफल। चलिए बहुत अच्छा। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, यहां 2 बचा 27 हुआ। 11 दूना 22, यहां पे 5 बचा, 11 पचे 55 यानी कि 3 मेरा बच गया शेषफल, और 8 में से 3 गया मेरे भाई तो आ गया 5। यानी कि इसको भाग देने पे शेषफल आया था 8 और इसको 11 से भाग देने पे शेषफल आया था 3, और दोनों का अंतर ले लिया मेरे भाई तो आ गया आंसर मेरा क्या, 5। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, करिए। देखिए एक होती है समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी में क्या होता है कि मतलब
चीजें लगातार उतना बढ़ के आगे चली जाती हैं। जैसे मैं इसमें कह दूं, इसमें दो समांतर श्रेणियां हैं, मैं दोनों को बांट देता हूं, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने कहा माइनस को मैं अलग कर लेता हूं, यानी कि -1, -3, -5, डॉट 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 ऐसे करके माइनस का 9, 9 और 9, एक ये श्रेणी होगी। और एक इसके बाद प्लस आया, प्लस आके एक और श्रेणी हो जाएगी 2 +4 +6, ऐसे डॉट 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 करके +1000। अब देखिए मित्र क्या है कि ये दोनों श्रेणियां समांतर श्रेणी में है, कैसे पता चलेगा भाई? दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा लो, ये इस वाली में से पहली वाली को घटा लो। अगर देखिए हर जगह सर्वांतर जो है अगर समान समान आता है तो चीज वो समांतर श्रेणी में है। जैसे यहां मैंने कह दिया अगर मैंने 4 में से 2 घटाया तो 2, 6 में से 4 घटाया तो 2, ऐसे 8 में से 6 घटाया तो 2, तो 2 2 जो आ रहा है ना वो उसको सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर जब समान होता है मेरे भाई तो क्या होता है? तो चीज समांतर श्रेणी में होती है। चलिए मेरे भाई, अब मैं जानता हूं कि इसके जोड़ का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए SN मतलब जितने पद रहेंगे n/2, ठीक है, 2a + n-1 इंटू t। अब मैं एक एक करके सारी चीजों की व्याख्या करता हूं। SN का मतलब होता है, S का मतलब सम यानी कि जोड़, n पदों का जोड़, ठीक है। अब ये इसमें n क्या है कि भाई जितनी संख्याएं रहेंगी उतनी वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। a क्या है मेरे भाई? a मेरा पहला पद होता है, यानी कि पहला पद, फर्स्ट। ये क्या है मेरे भाई? n क्या है? n वही है जो मैंने आपको बताया। और d क्या है? d वही है मेरे भाई सर्वांतर जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि सब में 2 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी देखो 2 2 का अंतर ही आएगा। समझ रहे? सारी बात समझ गए? अब एक एक करके उठा के पुट कर दो मेरे भाई। अगर मैं इसमें कहूं SN बराबर क्या होगा, तो SN बराबर मेरे भाई हो जाएगा n/2, यानी कि देखो ये पद मिलेंगे मुझे 500। कैसे? क्योंकि भाई ये 1000 तक जा रहे हैं और 2 2 छोड़ के जा रहे हैं, एक एक अल्टरनेट करके, तो 500 मिलेगा, सीधी सीधी बात है। तो 500 बटा 2, ठीक है जी। और कह रहा है कि माइनस मतलब 2a कह रहा है, तो माइनस लग जाएगा और 2 हो जाएगा। a की वैल्यू भैया a तो है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। अब आगे कह रहा है प्लस होगा, यहां पे 500 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और d की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 500, देखिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूं और देखो यहां से भी 2 और यहां से भी 2, 2 से कट गया, ये आया 500। और यहां क्या बचा मेरे भाई? आप जानते हैं माइनस का 2 है और प्लस का क्या है मेरे भाई? 499, प्लस का 499, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये सारी चीजें प्लस प्लस में हो जाती हैं, सब प्लस प्लस में, ये माइनस कॉमन ले लिया तो दैट इज वाई a की वैल्यू हम प्लस लेंगे ना कि माइनस। समझ रहे हैं? अब ये देखो दोनों को जोड़ोगे तो भैया 500 गुणे 500, ये आपका हो गया इन पदों का योगफल। लेकिन माइनस में है, ये बस इतना समझिएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब इधर वाला क्या करेंगे मेरे भाई? इधर वाला जब आप करेंगे तो मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा तो इसका अलग निकाल लो। आप ये बात जानते हैं, ये भी निकलेगा भाई 500 बटा 2, ठीक है। और 2 गुणे 2, क्योंकि इसमें पहला पद 2 है, n का मतलब होता है मेरे भाई वही 500 -1, और सर्वांतर यहां भी d है तो यहां से भी 2 2 कट जाएगा, ये प्लस है। समझ रहे भाई? कॉमन ले लिया मैंने। अब आप ये बात जानते हैं कि ये माइनस है, ये प्लस है, एक बार यहां पे हो जाएगा 500। समझ रहे बात? 500 हो जाएगा, ठीक है जी। 500 और ये वाला प्लस कर देगा, यानी कि हो जाएगा 501। समझ रहे हैं? ये वाला हो जाएगा 501 और यहाँ पे मेरे भाई जो हो जाएगा वो सिर्फ 500 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 था ना कि 2 था, तो ये 500 ही आएगा। तो ये आ गया 500 गुणे 500 और ये 500 गुणे 501। कह रहा है कि दोनों का अंतर ही तो निकालना। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों का अंतर ही तो निकालना। तो 500 आप कॉमन ले लोगे दोनों में, 501 -500 घटाएंगे मेरे भाई तो 1 आएगा और सिर्फ 500 ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है जी। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल जी। भाई ऐसा सवाल हमने पिछले लेक्चर में करवाया था आपको, ठीक है। पिछले लेक्चर में ये सवाल हुआ था, कह रहा है कि 2 और 2 तिहाई समकोण
देखिए दो समकोण, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री, और कह रहा है कि दो समकोण है तो 9 दूना 18 यानी कि 180, और कह रहा है 2/3 समकोण। मेरे भाई इस 90 का 2/3 समकोण कर दीजिए, 3 से काटा 3, 3 दूना 6 यानी कि 60, आप जोड़ दिया 240, दोनों को जोड़ना ही तो है 240, समझ रहे हैं? बहुत आसान था, पिछली बार ये सवाल ऐसे लगवाया था। नेक्स्ट कह रहा है 1 लीटर जूस का डब्बा घनाभाकार, घनाभाकार ठीक है, आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। मेरे भाई उसका आधार वर्गाकार है, कह रहा है जिसकी माप है 8 गुणे 8। आप ये बात जानते हैं कि जब मैं आयतन निकालता हूं तो उसी आयतन के बराबर ही तो कोई चीज उसमें भरी जाती है। और एक बात और समझ लीजिए, अगर ये आयतन लीटर में दिया हुआ है तो इसको हम घन सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे भाई? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर कह सकते हैं ना। अब मेरे भाई मुझे घनाभाकार डिब्बे का आयतन मिल गया, यहां आयतन निकालेंगे मेरे भाई तो लंबाई और गुणे चौड़ाई और ऊंचाई आपसे ही पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि कितना अधिक समीप होगा, तो ऊंचाई ही आपसे पूछ रहा है, गहराई या ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त आप ये बात जानते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट ही निकाल पाएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो यहां से काटेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, ये 12.5 यानी 125, और 8 से और काटेंगे तो 8 × 8 ठीक है, 8 छक्के ठीक है 16। जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आई मेरे क्या आई 16, और अप्रोक्सीमेट इसका निकालना था, बाकी और कुछ ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक टंकी 11 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी 9 मीटर ऊंची है। 10 मीटर लंबी 11 मीटर चौड़ी 9 मीटर ऊंची है, इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है ठीक है। बात समझिए, एक टंकी है, देखिए एक टंकी है ऐसे करके, गौर से देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई और जो ये जो ऊंचाई है ये 9 सेंटीमीटर है, 9 मीटर है। मैं कहूं पूरी टंकी की धारिता निकालिए, मतलब आयतन निकाले पूरी टंकी का, तो मेरे भाई वो हो जाएगा 11 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर आपसे कह रहा है कि पानी सिर्फ 6 मीटर तक ही भरा है, यानी कि ये भी तो एक घना भी बनाएगा, ये भी जहां तक पानी भरा है, समझ रहे ना। तो कह रहा बताओ ये कितना होगा, तो आप ये बात जानते हैं लंबाई चौड़ाई तो वही होगी, सिर्फ ऊंचाई 6 हो जाएगी, यानी कि 11 गुणे 10 गुणे 6। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि टंकी का कितना भाग खाली है। पहले ये तो निकालो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, तो भैया टोटल भाग में से इतना भाग भरा है, क्योंकि हमने ये निकाला इसका आयतन, इसका आयतन ये है, टोटल का आयतन ये है, तो इसमें से इतना भाग भरा हुआ है। तो देखो ये इससे कट गया, और 2 3 6 सॉरी 3 दूना 6 3 3 9 यानी कि 2/3। देखिए 2/3 भाग अगर भरा है, 3 में से 2 भाग भरा है, 3 में से 2 भाग भरा है, तो खाली कितना है, 1 भाग, यानी 1/3 भाग खाली है, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं में जीरो की संख्या कितनी बार आती है। अरे बात यार कुछ भी नहीं है इसमें, अरे 9 ऐसे आएगा और 9 2 11 आ जाएगा, बात खत्म, समझ रहे ना जी। नेक्स्ट कह रहा है कि 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए इतना प्राप्त हो जाए। चलिए सबसे पहले तो इसको गुणा करने का प्रयास करिए। तो मेरे भाई गुणा करना कैसे आसान करोगे आप जरा बताओ। तो आप जानते हो इसको 3000 इसको एक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 3001 रख लो, 3001 रखो, लेकिन मेरे दोस्त इसको ब्रेक कर दो 100 + 1। तो इसको जरा आप सोल्व करेंगे तो 3000 और 100 भी लग जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा हो जाएगा, और इससे एक बार अलग से गुणा हो जाएगा, यानी कि 3001। अब दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 1 0 ठीक है 1 3 0 1 मतलब 3 सॉरी। कह रहा मेरे भाई बताइए इसमें से कितना घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए। तो कुछ नहीं, मैंने वो कह रहा था उसमें से घटाओ, मैंने इसमें से घटा लिया, घटा लो भैया। 0 हुआ, 9 में से मतलब 10 में से 1 गया 9 ठीक है जी, यहां हो गया 0, 10 में से 3 गया 7, यहां हो गया 2 तो 2 निकल गया, बाकी चीजें वैसे रह जाएंगी। 2790 आपको घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, 2790 आपको घटाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने इस टोटल का ठीक है वो दिए वाले में से मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जी भाई कह रहा 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, चलिए निकालिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या क्या होती है। सबसे पहले ये निकालिए। तो मेरे दोस्त जो 6 घंटों में जो सेकंड होंगे 6 घंटा, फिर इसको मिनट में बनाएंगे तो भैया 60 से गुणा,
फिर इस मिनट को आप बनाएंगे सेकंड में तो भैया 60 से और गुणा, तो 6 छाके 36 छक्का 216, तो मेरे भाई 216 तो आया, साथ में डबल जीरो, ये हो गया सेकंड। समझ रहे हैं बात? यानी कि 6 घंटे में जो सेकंड होगा वो 21,600 होगा। आगे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताइए कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ये कह रहा है ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन है, समझ रहे हैं? कह रहा है कि इसमें कितने मिनट होंगे ऐसे, इन सबको मिनट निकालो, सबका मिनट निकालो, और यही मिनट सेकंड के जाके बराबर होंगे। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन का मिनट उस सेकंड के बराबर जाएगा, ये कह रहा है। तो देखिए मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये बात जानता हूं कि पहली बात तो ये कि पहले इसको हम 24 घंटे में बनाएंगे, पहले दिन को मैं 24 घंटे में बनाऊंगा, फिर घंटे को मिनट में बनाऊंगा। मुझे ये बात पता है कि ये 6 और चौके 24 है यहाँ पे, समझ रहे हैं? यानी कि मेरे पास 3 6 चाहिए, ये पता था मुझे, तो 2 6 तो मेरे पास आई। अब मेरे भाई यहाँ पे मेरे पास 4 है, और 4 है तो मुझे एक 3 चाहिए। अरे भाई 3 लोगे तभी तो इसका 2 गुणा 2 करके 2 और 1 3, मतलब 3 दूना 6 बना पाओगे, तभी तो मुझे 3 बार 6 मिलेगा। समझ रहे हैं? यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसमें 3 जरूर होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखो जरा गौर से, किस ऑप्शन में 3 है? तो इस ऑप्शन में 3 है, बाकी किसी में 3 था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मेरा सवाल करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, आप कर लीजिएगा, इतना ही आना है, 15 गुणे 24 गुणा 60, बस इतना ही करना। ठीक है, आंसर उतना ही आना। नेक्स्ट देखिए, 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज। देखिए मैंने आपको तभी बताया था जब मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहा था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि सर्वगुणज कुछ और नहीं होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम ही निकालते हैं। तो मेरे भाई इन दोनों का मैं अगर एलसीएम निकालने का प्रयास करूंगा तो 36 और 60, एलसीएम क्या निकलेगा मेरे भाई? मैंने कह दिया, मैं 6 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 छाके 36, 6 दाइम 60। फिर मैंने मेरे भाई क्या ले लिया? 10 को ले लिया कॉमन। तो आप ये बात जानते हैं, 2 और निकल गया, इसमें 3 ही बचा। अब जो बचा उसको भी ले लो, 6 3 18 यानी कि 180। जो मेरा सर्वगुणज, सबसे छोटा सर्वगुणज आया, यही आया। अच्छा, सबसे बड़ा सर्वगुणज क्या होगा ये मुझे बताइए मेरे भाई? इनफाइनाइट हो सकता है। क्यों? कि मैं इसमें इनफाइनाइट का गुणा करता चला जाऊं, जितना गुणा करता चला बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा ये। तो जो सबसे छोटा सर्वगुणज होगा वो यही होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सर्वगुणनखंड की बात की गई है। फैक्टर मैंने ऐसे वैसे बहुत अच्छे से पढ़ाया था मेरे मित्र, फैक्टर निकालना है आपको। देखिए पहले 18 का फैक्टर करिए। तो फैक्टर मतलब ये होता है कि ये नंबर किन किन नंबरों से कट सकता है। तो आप देख सकते हैं 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। अब आइए 45 पे। 45 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा और मेरे भाई 15 से कटेगा। सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड। जरा देखिए, ये सबसे छोटा सर्वगुणनखंड है और सबसे बड़ा कौन है? देखिए ये सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है, यानी कि 9 सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है। ठीक है, तो कह रहा है ये प्लस नहीं, ये भाग है। कह रहा है कि ये भागा 9, बस यही निकालना था आपको। देख सकते हैं आराम से 20 आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आपकी नजर के सामने। एबीसीडी 4 ऑप्शन। कह रहा है एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर है, तो सीट का परिमाप बताइए। पहली चीज ये कि 12 से आप सीधे काट देंगे, 12 चौके 48 यानी कि 40, इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। अब परिमाप पूछ रहा है तो 12 और इन दोनों को जोड़ दो और 2 बार गुणा कर दो, मतलब 2 का गुणा कर दो, यानी कि 52 दूना कितना होता है मेरे भाई? 52 दूना होता है 104, सीधे निकल गया। क्योंकि आप ये बात जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है? 2l + b। अब l की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू 12 है, तो दोनों जोड़ा तो 52, 52 दूना 104, बात खत्म। समझ रहे ना? ठीक, देखिए अगला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा भाई कुछ केलों का भार जो है 2 किग्रा 365 ग्राम है, सेब का भार 3 किग्रा 10 ग्राम है। कह रहा है कि केलों का भार सेब के भार से कितना कम है। यानी कि सीधे सीधे आपको क्या करना है कि सेब के भार में से केले का भार घटा देना है। तो मैं क्या कर दूं, आप देख सकते हैं 10 ग्राम में से मैं कोई चीज नहीं घटा सकता। ये कम है, ये ज्यादा है, क्योंकि मुझे इसी में से इसको घटाना है, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाओगे ना। मेरे दोस्त आप 1000 इसको उधार दे दो, यानी कि यहां जो बच गया वो बच गया 2 kg और साथ में 1000 10 ग्राम।
अब भाई केले का भार घटा दो, 365, ठीक है। आप देख सकते हैं 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 600, और ये तो कट ही जाएगा, आप जानते ही हैं घटा रहे। तो अंतर कितना आया? 645 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो केलों का भार है वो सेब के भार से कितना कम है? 645, ठीक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से P की आंतरिक मापें। आंतरिक माप कह रहा है ये दिया हुआ कितना? 20, 18 और 15। देखिए ये है क्या चीज मेरे भाई? ये रिप्रेजेंट करता है लंबाई को, ये रिप्रेजेंट करता है चौड़ाई को, ये रिप्रेजेंट करता है ऊंचाई को, और इसको ऐसे ही दिया जाता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एक बक्सा और Q है, इसकी आंतरिक मापें कितनी? 18, 12 और 5। सवाल ये कह रहा है कि P का आयतन Q के आयतन का कितना गुना है? तो सबसे पहले आयतन निकाल लो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मेरे भाई 20 गुणा 18 गुणा 15। कह रहा है Q के आयतन का कितना गुना है? तो बस 18 गुणा 12 गुणा 5, बस कर दीजिए, कुछ नहीं। 18 से 18 गया, और क्या होगा मेरे भाई? 5 3 15 हुआ, 3 हो गया, ठीक है। 3 चौके 12, 4 हो गया, और 4 पंजे 20, यानी कि सीधे सीधे 5। बस कुछ नहीं करना था। जब कभी आपसे गुना पूछे ना तो आप देखिए, और मैंने बताया था आपको परसेंटेज में जहां पे के लगा हुआ होता है, के का की जहां भी लगा होता है वो नीचे होता है, तो क्यों को इसलिए मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। बस यही ट्रिक पहचाननी थी, बाकी कुछ नहीं। कह रहा है कि राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। 3/8 भाग पढ़ लिया किताब का। चलिए भैया, बकाया कितना पढ़ा? बकाया का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैं अगर आपसे कह दूं कि किताब पे, मैं कह रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छा ये चीज मैं लिख कैसे रहा हूं ये भी बताऊंगा आपको। मैंने कह दिया किताब में कुल मिला के 40 पेज हैं, 40 यूनिट ले रहा हूं मैं, पेज नहीं ले रहा हूं, याद रखना, मैं यूनिट ले रहा हूं, मैं यूनिट पे ही काम करता हूं, ठीक है। आई कह रहा है मेरे भाई इसका 3/8 भाग वो एक दिन पढ़ता है। तो आप ये बात जानते हैं, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, ठीक है, यानी कि 15 यूनिट पेज वो एक दिन में पढ़ लेता है। मेरे भाई बताइए बचा कितना? आप कहेंगे सर इसमें बच गया 25। कितना बच गया? 25। अब आगे सवाल कह रहा है कि शेष का 4/5 भाग वो दूसरे दिन पढ़ा जाता है, यानी कि 5 × 5 = 25, मेरे भाई 5 चौके 20, यानी कि 20 पेज मेरे भाई इसमें से भी पढ़ लिया गया, यानी कि 25 था 20 पढ़ लिया गया, तो बचा कितना मेरे भाई? 5 यूनिट पेज बचा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? 5 नहीं 30 यूनिट पेज बचा हुआ है, तो मैं तो यूनिट पे काम कर रहा था। अब आ जाते हैं पेज पे, तो 5 = 30 के मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 6, और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो सवाल में क्या पूछ रहा है? कितने पेज थे? बताइए कितने पेज है? 40 पेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 240। कैसे? 1 यूनिट का आपको गुणा करना, ठीक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे के जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर के जूस को एक साथ मिलाया गया। चलिए एक साथ मिला लिया गया। कह रहा है इस मिश्रण में से 15 बोतल, जिसमें प्रत्येक 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भर दिया गया। शेष कितना मिश्रण बचा हुआ है? बहुत गजब सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। देखिए भाई, पहली बात तो ये कि सभी मिश्रणों को मिला लीजिए। तो 18 और 14 पहले इनको जोड़ो, यानी कि 0 0 0 हुआ, 8 3 11 के 1 हुआ, कैरी हो गया 1, 8 2 10 और 1 11, यानी कि 1110 ग्राम। तो आप ये बात जानते हैं कि 1 लीटर तो मैं इसमें से उड़ा ले जाऊंगा, तो 1 लीटर मेरे भाई उड़ा ले जाओ, समझ रहे? 1 लीटर इसमें से मैं उड़ा ले जाऊंगा, क्योंकि लीटर बन गया तो उड़ा ले जाओ, लीटर बन गया तो मैं उड़ा ले गया। अब चलिए इनको जोड़िए, 14 18 कितना? 8 4 12 और एक कैरी जो था वो 13, 13 की 3, ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 33 लीटर इतना ml ये बचा हुआ है, ठीक है जी। आइए अब कह रहा है कि इस मिश्रण में से 15 बोतल, ठीक है, जिसमें हर बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो एक बोतल में अगर 1.5 लीटर आता है तो 15 बोतल में कितना आएगा? तो मेरे भाई बस आप 15 का गुणा कर दो, बस कितने का? इतने, यानी कि 1.5 लीटर में। तो 15 × 25 = 75 के 5, और 15 कम 15 तो 17, ठीक है,
17 लीटर 500 ग्राम, ये तो भर लिया गया। तो मेरे भाई फिर बचा कितना, बताइए बचा कितना। कुछ नहीं दोस्त, बस आप ये जानते हैं, जैसे यहाँ पे 33 था, आपने उधार लिया था, इसको उधार दे दीजिए आप, क्योंकि जब इसमें से घटाएंगे तो 110 इससे बड़ा है, तो ये हो गया। अब बस घटा दीजिए, यानी 1010 यहां पे आया, 500 तो मेरे भाई हो जाएगा 6110। समझ रहे? चलिए अब मेरे भाई 32 में से आपको 17 घटाना है, तो 32 में 17 घटाना बेहद ही आसान है। ठीक है, ये हो गया क्या, बताइए जरा। 32 में से 17, 15 25 75, 15 कम 15 7, जी 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 15 कम 15 और 7 क्या होता है, 22 होता है ना जी, ये 22 होता है। अब घटाएंगे मेरे भाई तो 10 लीटर, तो 10 और 610 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल बेहद ही बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा भी सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम भाग देते हैं। देखिए मित्र, कह रहा है कि इसको आपको भाग देना है 11 मतलब 111 से। तो देखिए गलती हो सकती है आपसे, गलती ना हो इसलिए आप क्या करिए, आप ऐसे भाग के लीजिए, गलती ना हो आपसे। कितनी बार 1 है, 3 3 3। मैं बताऊंगा कैसे लिखना भी है, अभी बता रहा हूं। ठीक है, और 11 से भाग दिया। चलिए भाई मैं एक बार ले जाता हूं, आप जानते हैं कि ये मेरे भाई कट के किनारे हो गया, और एक ही डिजिट उतरता है, और फिर मुझे 0 बढ़ाना पड़ता है, फिर एक डिजिट और उतरता है, फिर एक 0 और बढ़ाओगे, फिर एक डिजिट उतरेगा। अब 1 हो गया, अब 1 हो गया तो मेरे भाई फिर 1 बार गया तो ये कट गया, फिर जानते हैं 00 आएगा, फिर 1 होगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई जो आंसर वो कितना हुआ, 100। ठीक है जी। अब इसको आसानी से कैसे करें, आसानी से कैसे करें, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना होगा कि आप ये बात जानते हैं कि जब मैं काटने का प्रयास करूंगा तो ये तो पूरा कट जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं एक ही उतरता है, इसके बाद 0, यानी एक बार भाग गया और एक उतर गया, तो 111 में मैं एक का भाग, मतलब एक में मैं 111 का भाग दे नहीं सकता। अब क्या करूं, एक 0 बढ़ाऊं तो 11 उतरेगा, फिर एक 0 बढ़ाऊं तो एक और एक उतरेगा। ठीक है, यानी कि अब हो गया 111, अब एक बार फिर भाग जाएगा तो ये पूरा कट के किनारे, फिर जैसे यहां पे हुआ वैसे ही अब यहां पे आ गया, बस समझ गए, ये आपका आंसर इस हिसाब से। ठीक है, आइए अगला सवाल। कह रहा है कि 30 36 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज, देखिए ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और अभी भी आया हुआ। देखिए कह रहा है कि सबसे छोटे सर्वगुणज, ठीक है, और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड। तो सबसे छोटा सर्वगुणनखंड मैंने अभी आपको बताया था कि इनका एलसीएम होता है, तो एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो 6 पंजे 30, 6 छके 36, 6 सते 42। अब जरा देखो कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है तो सब कुछ ले लो, यानी कि 6 पंजे 30 और 7 21, यानी कि 210। 6 दूना 12, जो मेरा सर्वगुणज आया वो इतना होता है। मैंने कहा था भाई सर्वगुणज एलसीएम ही होता है। सर्वगुणनखंड क्या होता है, अब यही तो कहानी है। पहले 30, देखो इसी में टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं। 1 2 3 5 6 और कुछ मिलेगा भाई, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, यानी कि 5 तियां 15 मिलेगा, सॉरी 12 भी मिलेगा, नहीं 12 नहीं मिलेगा, 15 ही मिलेगा। ठीक है जी, 15 ही मिलेगा ना, 12 तो कटेगा नहीं, 15 काटेगा और इसके बाद 30 काटेगा, बस बाकी कुछ नहीं। आ जाओ 36 पे। 36 मेरे भाई आप जानते हैं 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 नहीं 8 नहीं 9 काटेगा। ठीक है, 9 के बाद 12 काटेगा, 12 के बाद 18 काटेगा, 18 के बाद सीधे सीधे 30 से कटेगा। 42 पे आ जाओ, 1 काटेगा, 2 काटेगा, ठीक है, 2 ही काटेगा, 4 नहीं काटेगा। अब अच्छा 3 काटेगा क्या, तो 3 भी काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, ठीक है, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 9 भी नहीं काटेगा, और कौन काटेगा, 14 भी काटेगा, समझ रहे हैं, 14 काटेगा और 21 भी काटेगा, और फिर 42 से ही कटेगा ये, बाकी और किसी से नहीं। आपसे कह रहा सबसे बड़ा सर्वगुणज बताओ मेरे भाई, बताइए सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर जो इन सब में कॉमन है। क्या 30 कॉमन है, नहीं। क्या 15 कॉमन है, नहीं। क्या 6 कॉमन है, जी जी मेरे भाई एकदम 6 कॉमन ही है सब में। तो सबसे बड़ा गुणज क्या हुआ, 6, और कह रहा है इन सबका गुणनफल बताइए, तो मेरे भाई 6 का और गुणा कर दीजिए तो 0, 6 छके 36 के 6, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5,
6 कम 6 और 1 7 यानी कि 7560। 7560, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। और ऐसा सवाल भैया यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है, हर सवाल हर साल पूछा जाता है, कभी ऐसा होता नहीं है। तो इस पे आप थोड़ा सा स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है, ऐसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। कुछ नहीं होता, एक का फैक्टर करना होता है, सर्वगुणनखंड में फैक्टर करना होता है, और सर्वगुणज में मेरे भाई एलसीएम लेना होता है, बस इतनी कहानी। नेक्स्ट। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं बताइए। देखिए दोस्त, ये चीज मैं बड़े आराम से बता सकता हूं। पहली बात तो समकोण त्रिभुज है, ऐसे बना लीजिए। आधार इसका 24 है, चलिए भैया 24 कर लिया। परिमाप क्या है मेरे भाई? परिमाप 60 है। अच्छा एक चीज जरा मुझे आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए, क्या कि मेरे दोस्त, मैं अगर ये बात जानता हूं, क्या अगर ये, ठीक है, अगर ये नंबर ये 24 है, ठीक है, तो मेरे भाई अगर ये 24 है तो टोटल जो परिमाप होगा, टोटल जो परिमाप होगा वो ये प्लस ये होगा। और मैंने अगर इसको निकाल दिया तो ये प्लस ये बचेगा। 24 अगर निकाल दिया तो मेरे भाई बस 24 निकाल दो, तो 24 निकाला तो 6, यहां हो गया 5, ये हो गया 36। अब जरा भैया गौर से देखिए, ये इनमें से किसका योग जो है वो 36 बचेगा, 36 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 14 और 22 मिल रहा है 36, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर 14 और 22 36 मिल रहा है, अच्छा कह रहा 12 ये भी, तो एक बात आप जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, इसको हटा दीजिए। कह रहा है कि 10 और 26, 10 और 26 भी है, लेकिन 10 दाइम 100, ठीक है, और 26 का स्क्वायर करिए, 6 छके 36 के 6 कैरी हो गया कितना भाई 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15 के 5 कैरी हो गया कितना 1, 2 दूना 4 और 1 5, और 100 मेरे भाई घटाएंगे तो कभी जीवन में 24 का स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि ये क्या है मेरा करेक्ट आंसर है, बाकी चीज भाई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे भाई 2/3 है, 3/5 है, 5/8 है, में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, बस सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे? 5 8 40, ठीक है, और गुणा 3 भी हो जाएगा, 3 गुणा 5 8। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब ऊपर वाले से। देखिए जरा 3 कट जाएगा तो आप जानते हैं कि 5 8 40, 40 गुना कितना होता है 80। अब मेरे भाई ये जो भिन्न आई ना वो 80 बटा ये आ गई, यानी कि 5 दिया 15 8 120, ये आ गई भिन्न। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है मेरे 5 से 5 कट जाएगा, 8 दिया 24, 24 दिया कितना होता है, तो 24 क्या होता है 72, 72 बटा 120, ये दूसरी भिन्न आ गई। और तीसरी भिन्न क्या आएगी, 5 दिया 15, 15 25 75। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भिन्न है वो ये है, और सबसे छोटी भिन्न जो है वो ये है, और दोनों में कह रहा है अंतर बताइए। तो भैया दोनों में अंतर बता दीजिए ना, 5 दिया 15 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब देखो एलसीएम 15 है तो कैसे कैसे निकालेंगे, 5 दूना 10 माइनस 3 दिया 9, 1/15 खत्म। अरे भाई 10 में से 9 गया तो एक ही तो है, 1/15, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात क्या होगा? नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात। देखिए भाई आप ये बात जानते हैं क्या कि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं? यानी कि मैं अगर कह दूं आपसे कि अगर मेरे वृत्त की त्रिज्या r है तो 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया गया इसको, तो मेरे भाई ये r+1 हो जाएगी, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब आइए कह रहा नए वृत्त की परिधि, तो मेरे भैया नए वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई, का मतलब पाई होगा, और r का मतलब r+1, ठीक है जी। और कह रहा है कि व्यास, तो मेरे भाई ये रही त्रिज्या और इसका व्यास जो हो जाएगा वो 2r+1। तो अनुपात में देखो ये चीजें कट जाती है, 2 से 2 गया, यानी कि π/1, समझ रहे हैं? यहां बचा सिर्फ और सिर्फ पाई और यहां बचा 1, समझ रहे ना? ये परिधि थी, ये व्यास था। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना। ये चीज मैंने आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रखी, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शाम के 3:21 से 5:28 पहले क्या समय था? तो कह रहा भाई पहले क्या समय था, तो शाम की बात है तो इसको रेलवे वाली घड़ी में ले जाओ, रेलवे वाली घड़ी में ले जाओगे तो करना आसान होता है। तो 12 3 15:21 था ये।
पहले की बात कर रहा तो मेरे 5:28 घटा दीजिए। आप ये बात जानते हैं कि 1 घंटा यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 21 छोटा है और 28 बड़ा है, और घटाना मेरे भाई इसमें से है। तो आप ये बात जानते हैं 60 गया तो ये 81 हो गया, और 81 मेरे भाई अगर मैं 30 घटा देता, ऐसे ही घटा लो, 8 3 11, ठीक है, यहाँ हो गया 7 हो गया, तो 5 बच गया ये, और 14 में से अगर 5 गया तो 9, तो 9 बज के मेरे भाई 53 मिनट। क्या हो गया? 9 बज के 53। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि बबीता 5 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंच जाती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, इससे कहीं अब लेवल के सवाल मैंने आपको बता रखे हैं। 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, 42 मिनट में घर पहुंच जा रहा है। समझ रहे हैं बात? मेरे दोस्त आपसे मैं कह दूं कि दूरी बराबर जो होती है, यानी कि डिस्टेंस बराबर जो होती है, वो होती है चाल और गुणा समय, यानी कि 42/60। समझ रहे हैं जी? 6 7 42, 6 10 60, 7 5 35, यानी कि 3.5 किलोमीटर। 7 5 35 हुआ और बटा 10 हुआ। अब इसको तो भाई यही लिख सकते हैं, और तो कोई किसी के पास जादू है नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे स्टार लगाइए, अभी लगाइए, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपी टेट में, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 3 स्टार, ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, आप एक चीज मुझे बताइए, अगर वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, फिर उसका व्यास क्या है? 14 है। अच्छा, ये मैं कैसे कह रहा हूं मेरे भाई? एक शॉर्ट अपलोडेड होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाइए उसको, ठीक है, जहां मैंने पाई की वैल्यू बताई है, ये वहीं से है। जैसे परिधि 44 है तो इसका व्यास मेरा क्या है? 14 है, और व्यास 14 मेरे भाई, तो फिर त्रिज्या क्या है? त्रिज्या मेरे भाई 7 है। उस शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से बताया गया इसको, ठीक है जी। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, 22/7, और आर का मतलब 7/7। यहां से घटा 22 7 154, ठीक है, बहुत प्यार से। नेक्स्ट जी भाई, ये भी तो एक बढ़िया सवाल है, बढ़िया गजब का है। कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तब देखिए समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं समचतुर्भुज बना ही दूं, चलिए बना दिया मैंने समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब एक ए तो दोनों ए हो, लेकिन हाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। एक चीज और होता है मेरे भाई, ये समकोण पे काटते हैं, ये 90 डिग्री बनाते हैं, बस इतना याद रखिए। तो अगर ये ए है, अगर ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है, समझ रहे हैं बात जी? तो कह रहा है आपसे कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा? मेरे दोस्त एक बात आप कह सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से कह सकते हैं, अगर, अच्छा मुझे ये भी पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, समझ रहे हैं? ये सारी चीज आपस में बराबर होती है, क्योंकि जब समकोण है, समकोण पे काट रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर पे तो काटेंगे, ठीक है जी। चलिए सवाल ऑप्शन में ये कह रहा है कि AC बटा BD, AC क्या भाई? AC बटा BD बराबर 2AB, बराबर 2AB। जी नहीं, बराबर 2AB नहीं होता, बराबर ये वाला होगा 4AB स्क्वायर। समझ रहे हैं? ये वाला आपका करेक्ट होता है। अच्छा, ये चीज आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज इसको प्रूफ कराया जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपके 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो थी, लेकिन उम्मीद है कि आपके कोई डाउट मैंने छोड़े नहीं। मैंने पूरा डाउट पूरा क्लियर करके सारी चीजें बताई हुई, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।